एक एक घड़ी एक एक सेकंड जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ। अरविंद जी का विश्वास पात्र रहा हूँ। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, इकलौती सरकार है जो सरप्लस में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। क्या बोलती दिल्ली का कारवां आज पहुंचा है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, जो कि साउथ दिल्ली के अंतर्गत आता है। यहां से मौजूदा विधायक है सोमनाथ भारती जी, जो कि जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। चौथी बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, लेकिन इस बार कितना चुनावी कैंपेन उन पर असर डालेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बीच चुनावी कैंपेन की शुरुआत उनकी तरफ से कर दी गई है। जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे इस बार है और अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है, सीधा इन्हीं से जान लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट मेरा हिंदी पे। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं और नेताओं की कोशिश यही रहती है कि जितना वोट बटोर लिया जाए वो अच्छा है, लेकिन साथ साथ समस्याएं भी आप सुन रहे हैं। तो मालवीय नगर की सबसे मेन समस्या और मुद्दे क्या कुछ है इस बार? देखिए, क्या है कि जब मैं स्टूडेंट था IIT में ना, उन्हीं दिनों से मेरी आदत ये रही है कि पूरा साल पढ़ता हूँ मैं, एग्ज़ाम की रात की तैयारी नहीं करता हूँ मैं कभी। उसी प्रकार से मेरे राजनीतिक जीवन में भी पूरे 5 साल काम करता हूँ मैं। एक एक घड़ी एक एक सेकंड जनता के लिए उपलब्ध रहता हूँ मैं, इसलिए एग्ज़ाम की चिंता मुझे नहीं होती। तो मेरा लाइफ ऐसा रहा है, और आप जान के हैरान होंगे, मेरी विधानसभा में हर घर से हर आदमी मेरे से 24 घंटे जुड़ा हुआ है। मैं चलाता हूँ बूथ मोहल्ला एक्सपेरिमेंट्स, बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप। सो हर बूथ के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं सबको मैंने जोड़ रखा है। तो 24/7 की जो मेरी उपलब्धता रही है, उसके कारण मेरा क्षेत्र मुझसे हमेशा जुड़ा रहता है। जनता को जीते जाने के बाद नेता की जो उपलब्धि होती है, अगर वो उपलब्ध है, जनता को अकाउंटेबल है, आंसरेबल है, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। जहाँ तक कामों का सिलसिला है वो तो जारी रहता है। कभी सड़क टूटी है, कभी पानी टूटा है, कभी सीवर टूटा, वो बनता रहता है। और इन्हीं कारणों से जनता ने मुझे 3 बार लगातार बराबर मार्जिन बढ़ा के दिया है। 8,000 पहली बार दिया, फिर 16 दिया, फिर 19,000 दिया। तो ये चलता रहा है, क्योंकि इकलौता व्यक्ति शायद हूँ हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने सुनिश्चित किया कि मेरे लोग मुझसे मेरे पास तक अपनी समस्या पहुंचाने के लिए कोई दूरी तय ना करें, घर बैठे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपनी बता दें। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आप पार्टी के लिए भी मजबूरी बन चुके हैं, क्योंकि कई बार ऐसे विवादित कारण रहे हैं जिसकी वजह से आपकी वजह से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी है, लेकिन आपका कोई विकल्प या कोई और उम्मीदवार आम आदमी पार्टी नहीं ढूंढ पाई है, इसी वजह से चौथी बार आपको घोषित किया गया है उम्मीदवार। हमारे किसी भी कार्य से पार्टी को फ़ायदा ही पहुँचा है आज तक, और अरविंद जी का विश्वास पात्र रहा हूँ, और इसी कारण से बार बार मुझे दायित्व मिलता रहा है। अच्छा सर, एक सवाल ये, क्योंकि पिछले दिनों आपने कहा था कि हरियाणा में जो कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन नहीं हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमें नुकसान हुआ। तो इस बार अलग अलग आप लड़ रहे हैं, तो ये भी अच्छा है क्या? देखिए, चूँकि कांग्रेस इस बात को लेके आश्वस्त नहीं है कि देश के अंदर इंडिया अलायंस कैसे चले, और मुझे लगता है दिल्ली के अंदर कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है। दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को जो फ़ायदा केजरीवाल जी ने दिलवाया है पिछले 10 साल के अंदर, अद्वितीय है। पहली सरकार है जिसने कि जनता के पैसों का उपयोग जनता की ज़रूरतों के ऊपर किया। अब पूरे देश में देख लें, 20 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। क्या उनके किसी भी राज्य के अंदर 24 घंटे बिजली है? क्या किसी भी राज्य के अंदर 200 यूनिट मुफ्त है? तो इनके पास बथेरे मौके थे, अगर इनके पास तनिक भी इच्छा शक्ति होती तो दिखा देते। बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। देखो, शिक्षा के अंदर मैं तो समझता हूँ कि अगर एकमात्र काम देख लो जिसके कारण केजरीवाल जी को दोबारा आना चाहिए, फिर से आना चाहिए, शिक्षा है। गरीब से गरीब व्यक्ति चाहता कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें। दिल्ली के अंदर प्राइवेट एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, अफोर्डेबल नहीं है। और मैं देख के हैरान रहता हूँ कि जो मेरे स्कूल्स हैं, अगर आप जाएँ कभी मेरे स्कूलों के अंदर, बच्चियाँ हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब हैं। आज दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल के माध्यम से, बिजनेस ब्लास्टर प्रोसेस के माध्यम से 10 से 15,000 रुपये कमा के दे रहे हैं घर में। ये गांधी जी का सपना था कि शिक्षा के साथ साथ स्किल भी मिले। एक स्किल देने का काम जो मेरी सरकार ने किया है, अद्वितीय है। आप इकलौता काम शिक्षा का कर दें, बच्चे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मेरे क्षेत्र के हर व्यक्ति इस बात से आश्वस्त है कि शिक्षा का जो रिफॉर्म केजरीवाल सरकार ने किया है वो अपने आप में अद्वितीय है। स्वास्थ्य का देख लें,
मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, पास में मोहल्ला क्लिनिक है, जाके देख लीजिए। तो व्यक्तियों को फ्री का टेस्ट, फ्री की दवाइयाँ, MBBS डॉक्टर, एयर कंडीशन क्लिनिक, तो हर प्रकार से वो व्यवस्था हमने करके दी, जिससे कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपया महीना उनको फ़ायदा पहुँचता है। आप ये देखें, अभी हमने एक नया स्कीम शुरू किया है, 2100 रुपीज़ पर मंथ पर वुमन मिलेगा। इकलौती सरकार है जिसने जनता का पैसा जनता को वापस दिया है। जहाँ तक बीजेपी के सवाल है, बीजेपी 14 लाख करोड़ माफ़ किया, किसका? क्रोनी कैपिटलिस्ट का माफ़ किया। हम जिसकी खाते हैं उसकी गाते हैं। हम जनता के बनाए बने हैं तो जनता की सेवा करते हैं। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े चेहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि देखिए, घोषणा कर दी जाती है लेकिन पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार के पास नहीं है, केवल रेवड़ियाँ बांट देते हैं। इकलौती सरकार है जो सरप्लस में है। आप ये देखें कि बाकी सारी सरकारें कुछ ना करते हुए भी माइनस में है। यूपी सरकार में कल 8 लाख करोड़ घाटे में है, गुजरात का सरकार कुछ 5 लाख करोड़ घाटे में है। कुछ करते भी नहीं है, जनता को देते भी नहीं है और फिर भी घाटे में है। हमारी सरकार का बजट सरप्लस में है। अच्छा सर, एक ये फर्जी वोटिंग लिस्ट का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, जिस पर बीजेपी ये कह रही है कि देखिए, हम मतदाताओं के नाम नहीं काट रहे, हम अवैध घुसपैठियां जिन लोगों ने किए हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, उनको हम दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन इसे आपने एक राजनीति का मुद्दा बना दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा। आज पूरा पूर्वांचल समाज खड़ा हो गया है कि जो लोग यहाँ पे परिश्रम करके घर चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अगर आप उनको रोहिंग्या कहेंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि भाई दिल्ली तो बॉर्डर पे नहीं है, दिल्ली के पास इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, ना पाकिस्तान का है, ना चाइना का है, ना बांग्लादेश का है। तो बॉर्डर की जब जिम्मेदारी बीजेपी की थी तो उन्होंने वहाँ पे उनको क्यों नहीं रोका? अगर रोहिंग्या को वहीं रोक दिए होते तो वहाँ पे नहीं पहुँचते। तो रोहिंग्या को लाने का हिंदुस्तान में श्रेय जाता है बीजेपी को। अगर बांग्लादेशी दिल्ली पहुँचे हैं तो भाजपा लेकर के उनको आई है। बॉर्डर की जिम्मेदारी इनकी थी, BSF इनके पास है, तो उनको परमिट कौन कर रहा है वहाँ से? तो बीजेपी जानबूझ करके रोहिंग्या को लेके यहाँ आती है, बांग्लादेशी को लेके यहाँ आती है, जैसे कि उनको एक राजनीति करने का मौका मिले। उनके पास काम तो है नहीं। तो काम के एब्सेंस में आप पूछ लो, अगर बीजेपी आज प्रचार कर रही है तो क्या प्रचार कर रही है? केजरीवाल ने ये कर दिया, केजरीवाल ने वो कर दिया। अरे तुम क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपका क्या विजन है दिल्ली के लिए? भाई आपके भी साथ यहाँ पे सांसद है दिल्ली में, पूछ लो मेरे क्षेत्र में कोई अगर सांसद इनका आया हुआ हो कभी यहाँ पे। इनका सांसद 11 साल में कभी यहाँ पहुँचा हुआ हो? अभी तो 2 साल पहले मेरे को MCD मिली है। 15 साल से बीजेपी MCD में थी, क्या कर रखा था पार्क का? हमने पूरे हर तरफ काम करना शुरू कर दिया है। काम चल रहा है, बहुत जगह हो चुका है, बहुत जगह होने वाला है। बीजेपी के पास आज दुर्भाग्यवश कहती नेशनल पार्टी हैं, ये हैं वो हैं, दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है। ना कोई विजन है, ना कोई चेहरा है, ना कोई प्लानिंग है, सिर्फ केजरीवाल गाली देना है। अच्छा सर, कानून व्यवस्था का एक मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, जिसको लेकर महिला अदालत की भी शुरुआत कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से अखिलेश यादव के साथ की गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सत्ता में आ भी जाते हैं तो LG तो वही रहेंगे, गृह मंत्रालय भी केंद्र सरकार के अधीन रहेगा, तो फिर वही मसले, वही शिकायतें। देखिए, पहली बात तो जो 2024 का मैंडेट रहा वो मोदी जी को मैंडेट नहीं मिला है। 272 वो मेजॉरिटी मार्क है, उनको मिला 240। दूसरी बात, जो सर्विसेज मैटर पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला बहुत जल्द आने वाला है। जैसे फैसला आ गया, दिल्ली का सारा करता धरता जो जैसे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे वैसे मुख्यमंत्री हुआ करेंगे। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शिक्षा का आपने दूसरी जिक्र बड़ी बात बता देता हूँ, इनके पास लाख पावर हैं, लेकिन किसी भी पावर का इस्तेमाल जनता के भलाई के लिए नहीं है। जनता से आप जाके किसी से पूछो कि क्या कभी आपका भाजपा का सांसद यहाँ पे आया, उसने कभी आपकी मदद की? क्या आप सांसद को फ़ोन कर सकते हैं? क्या मुसीबतें होती हैं यहाँ? इस पार्क के अंदर ड्रग का बहुत बड़ा मसला है, ड्रग एडिक्शन चलता है, बदमाशियाँ होती हैं। मैं कई बार पुलिस को कह चुका, लेकिन पुलिस कहती भाई साहब आपके पास तो मैं हूँ नहीं। तो मुसीबत क्या है कि ताकत तो चाहिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, राइट लेंगे लेकिन दायित्व नहीं निभाएंगे। तो ये भाजपा का है। अपने पास उनसे कहीं कम ताकत होने के बावजूद भी उनसे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हैं, क्योंकि मैं अपने लोगों को 24 घंटा उपलब्ध हूँ।
क्योंकि चुनावों के वक्त आप भी नजर आएंगे, सांसद साहब भी नजर आएंगे, ये नेताओं का दौर इस वक्त खूब नजर आएगा। लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि लगातार स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं सर, क्योंकि ये अपने आप में गंभीर मामला हो जाता है। शिक्षा का आपने जिक्र किया कि क्रांति आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई, शिक्षा मॉडल की शुरुआत की गई, लेकिन इस पर ठोस कदम कब, मतलब क्यों धमकियां मिल रही है? ऐसे बच्चों की पढ़ाई पर भी असर हो रहा है। ये तो अमित शाह जी बताएंगे। धमकियां कौन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, कहाँ जड़ है, किधर तार लगा हुआ है उसका, तो अमित शाह जी बताएंगे भाई कहाँ, ये क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उनसे। अगर उनसे नहीं पकड़ा जा रहा तो इस्तीफा दे दें, कोई जरूरी उनका बने रहना गृह मंत्री। अगर इस्तीफा दे तो हम हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा व्यक्ति आ जाए। तो आज पूरा दिल्ली देख रहा है कि एक दायित्व जो बीजेपी को सौंपा था, एक दायित्व, सिंगल दायित्व जो सौंपा था लॉ एंड ऑर्डर की, वहाँ बद से बदतर हो गया दिल्ली। जो दायित्व सौंपे आपने केजरीवाल जी को, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, पानी का हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, अब देने वाले 2100 रुपया प्रति महिला प्रति महीना, तो वहाँ पे केजरीवाल जी ने अव्वल नंबर काम किया। अगर स्कूल को देखने आया, यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ कहाँ देखने आई है? आम आदमी पार्टी के स्कूल आई। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में आज दिल्ली शर्मसार कर रहा है देश के, पूरे देश को। जीत का चौका लगा रहे हैं इस पर? देखिए, जनता मुझसे मोहब्बत करती है, मैं यहाँ पे प्यार करता हूँ। आप बता रहे थे ना कि मैं यहाँ पे, जैसे मोहल्ला 23 है मेरा, हर महीने की 23 तारीख को मीटिंग लेता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके बीच में अपने पास बूथ मोहल्ला ग्रुप चलता है, उस जरिए लोग अपनी समस्या पहुँचाते रहते हैं। हम तो 24 घंटे उपलब्ध हैं। अच्छा, इस बार कांग्रेस पार्टी भी पूरी शिद्दत के साथ चुनावी मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया है, तो आपको लगता है कि 2015 और 2020 में जो ऐतिहासिक मैंडेट आपको मिला इस बार दोहरा पाएगी आम आदमी पार्टी, या फिर सीटें ऊपर नीचे होगी? सबने देख लिया हरियाणा में क्या हुआ इनका, सबने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ इनका। देखिए, ये राजा रजवाड़ा है, ये हमें कम्पीट नहीं कर सकते। हमें कम्पीट करने के लिए ना अपने सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। तो राजाओं के दिन लद गए, आम आदमियों के दिन है ये। अच्छा, अवध ओझा जी ने कहा था कि राजा राजा महल में तो रहेंगे, वो खूब वायरल हो रहा है एक वीडियो। तो नेचुरली है भाई, नहीं देखिए, जो कांग्रेस के साथ जाता है राजा रजवाड़ा का मामला। नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे, वो नहीं, देखिए शीश महल को लेकर। हमने सुना नहीं ऐसी बातें की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना विधायक साहब को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जीत का चौका इस बार जरूर लगाएंगे। जनता के बीच में इस वक्त मौजूद है, तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं।